गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 10 सितंबर की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो मार्किंग स्कीम में ये है कि यहाँ पे 10 में से 6 क्वेश्चन को आपको करेक्ट करना है, जैसे कि जो पहले से जुड़े हैं वो सभी लोग जानते हैं। और जब 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो आप एक सेफ जोन पर फॉल करते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और प्रीलिम्स के लिए भी आपको एटलीस्ट 60% ही आपको पेपर को सॉल्व करना पड़ता है, उतने में आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करिए 6 क्वेश्चन को करेक्ट करिए। 6 में से करेक्ट नहीं भी होते हैं अगर सारे, ठीक है, 10 में से 6 करेक्ट नहीं होते हैं तो एक बार फिर से हाफ एन आवर के बाद वीडियो को रिवाइज़ कर लीजिएगा। और अदरवाइज़ 24 आवर्स में तो हर एक को रिवाइज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है ये हमने द हिंदू और PIB के सोर्सेज से उनसे ये अलग करके इनको एमसीक्यूज़ पैटर्न में बनाया है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम में। इसी तरीके से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको IR आपका पूरा कवर हो जाता है, आपका GS कवर हो जाता है। तो प्रीलिम्स के लिए जितना भी फॉर्डर आपको चाहिए रहता है, बैकग्राउंड से लेके प्रेजेंट तक का करंट अफेयर सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, हमको 15 सितंबर तक का ही करंट अफेयर को डिस्कस करना है, क्योंकि एग्जाम से 15 दिन पहले तक का ही करंट अफेयर अच्छे से पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा 15 सितंबर तक का करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पुराना जो भी हमारा वीडियो उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। ओके, चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, देखते हैं अच्छे तरीके से। फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है कि प्रेसिडेंट सिस्टम और पार्लियामेंट सिस्टम के ऊपर, इसलिए 2 क्वेश्चन बनाया है। काफ़ी ध्यान से समझिएगा और इसका फिर आंसर दीजिएगा। फर्स्ट है, अनलाइक द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द चीफ एग्जीक्यूटिव टर्म ऑफ ऑफिस इज डायरेक्टली लिंक विद दैट ऑफ अ लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट सिस्टम। मतलब क्या है कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की विपरीत बात करें, इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट सिस्टम की बात हम कर रहे हैं कि इसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव टर्म होती है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है ये डायरेक्टली लिंक होता है विद दैट ऑफ लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट सिस्टम। ठीक है, जो पार्लियामेंट सिस्टम में जो लेजिस्लेचर होते हैं, मतलब जो विधानसभा होती है पार्लियामेंट सिस्टम में, उससे लिंक करता है। याद रखिएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव टर्म ऑफ ऑफिस की बात कर रहा है। ठीक है, ये कहाँ से रिलेट करता है, ये लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट में होते हैं उससे रिलेट करता है। सेकंड है, द चीफ एग्जीक्यूटिव इज चूजन बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर अमंग्स देमसेल्व्स इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। की जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है इसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है इसको चुना जाता है लेजिस्लेचर जो होते हैं उनके द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा अच्छे से। अब डिस्कस करते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका समझने के पहले सबसे पहले 1 by 1 स्टेटमेंट को पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि ध्यान से आपके मन में एक क्लैरिफिकेशन बना रहे। जो आपका पार्लियामेंट सिस्टम होता है इसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव टर्म होती है ऑफिस, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव टर्म ऑफ ऑफिस होता है, ये डायरेक्ट लिंक करता है किससे, जो आपका लेजिस्लेचर होता है पार्लियामेंट सिस्टम से। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी राइट, तो ये तो करेक्ट हो गया। सेकंड हम पढ़ लेते हैं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होती है इसको चीफ एग्जीक्यूटिव चुना जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है, जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हीं के द्वारा, किसमें, पार्लियामेंट सिस्टम में। तो देखिए ये गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो स्वयं एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसी तरीके से वो वर्क करता है। ठीक है, और उसका सेपरेटली इलेक्शन होता है किसी अलग तरीके से, मतलब उनको चुना नहीं जाता लेजिस्लेशन के द्वारा। ठीक है, उनका सेपरेट इलेक्शन होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। ए विल बी राइट आंसर। कुछ और चीज़ें इन्फोग्राफिक में समझेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, ये प्रेसिडेंट हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द सिंबॉलिक ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये सभी को पता है, जिनको सेपरेट इलेक्शन, ठीक है, ये देखिए जो हमने बताया था सेपरेट इलेक्शन और नॉट फ्रॉम द लेजिस्लेचर द्वारा इनको चुना नहीं जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इन्फोग्राफिक में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट सिस्टम गवर्नमेंट में क्या होता है, जो प्रेसिडेंशियल रिलेशन होते हैं इसमें जो वोटर्स होता है इलेक्ट द लेजिस्लेचर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हु इज़ अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है, कि प्रेसिडेंशियल रिलेशनशिप में जो इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट किया जाता है लेजिस्लेचर और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है हु इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बेंच, जो एग्जीक्यूटिव बेंच के लिए जो पार्ट होते हैं उसमें इन दोनों को रखा जाता है। और लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट एंड को इक्वल। ठीक है, इसमें जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों में से किसी एक को चुना जाता है सेपरेटली। ठीक है, किसी तरीके से इसमें इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि चिट डाल के प्रेसिडेंट को वो किया जाता है कि 2 प्रेसिडेंट 2 अलग अलग पार्टी से हो गए, अब उस मेंबर के ऊपर
मतलब सभी मेंबर क्या करेंगे, चिट डालेंगे और जिसके साइड जितनी ज़्यादा वोटिंग हो जाएगी वो व्यक्ति जीत जाएगा। ठीक है, तो ऐसा किसी सेपरेट बेंच से नहीं आता, लेजिस्लेटिव बेंच एग्जीक्यूटिव बेंच दोनों में से इसको लिया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा चीफ एग्जीक्यूटिव को। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट था। अब जो पार्लियामेंट से रिलेशन होता है, तो पार्लियामेंट रिलेशनशिप जो होता है, वोटर्स इलेक्ट द लेजिस्लेचर, इसको लेजिस्लेचर में से लिया जाता है। और इसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, इसको लेजिस्लेचर ड्रॉन किया जाता है। कहने का मतलब जो जैसे आप प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए, प्राइम मिनिस्टर को ही जो चुना जाता है, ये जितने भी लेजिस्लेचर होते हैं, जो MP MLA जितने भी जो सांसद होते हैं, ठीक है, इनकी वोटिंग से किसी एक परमानेंट व्यक्ति को बनाया जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सेपरेटली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन अलाइन मूवमेंट। अगर किसी से लोग अच्छे तरीके से हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज मैं सारी चीज़ डाउट को क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट है द फुलफिलमेंट ऑफ बेंडिंग प्रिंसिपल इज़ द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर नॉन अलाइन मूवमेंट मेंबरशिप। की फुलफिल करने के लिए बेंडिंग प्रिंसिपल को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब एसेंशियल है, जो क्राइटेरियन है नॉन अलाइन मूवमेंट मेंबरशिप का। सेकंड है इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर मेंबर ऑफ द नेम, कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों नेम का मेंबर हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, राइट आंसर ही सुना होगा अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। देखिए नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस समय US एंड USSR, ठीक है, जो USSR का जब विघटन हो गया था, ठीक है, वो टूट गया था, तो उसके बाद वो रशिया बन गया था। उस समय दो ही कंट्री थी जो सबसे ज़्यादा काफ़ी मजबूत कंट्री थी, काफ़ी स्ट्रेंथन कंट्री थी। तो उस समय तो दो ही चांसेस थे कि या तो इंडिया US की तरफ जाए या फिर USSR की तरफ जाए, बट ऐसा ना हुआ। उसमें उस समय क्या कर दिया गया, नॉन अलाइन मूवमेंट को ले आया गया कि ये कंट्री जो ना US के साथ जा रही है ना USSR के साथ जा रही है, वो अपना खुद की कंट्री पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये नॉन अलाइन मूवमेंट के तहत इसको लाया गया था। तो उस समय से लेके अब ये काफ़ी न्यूज़ में है, जिस तरीके से फिर से चाइना और USA के बीच में काफ़ी टेंशन चल रही है, तो अब इंडिया किस तरह टिल्ट होगा, तो यहाँ पे तो नॉन अलाइन मूवमेंट को नहीं लाया जा सकता, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है कि इसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है। ठीक है, तो जो पहली स्टेटमेंट दी है कि फुलफिल करना ऑफ बेंडिंग प्रिंसिपल को इज़ द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर नॉन अलाइन मूवमेंट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। सेकंड कि इंडिया पाकिस्तान दोनों नेम के मेंबर हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। कुछ और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो बेंडिंग एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जो मोस्ट इमीडिएट है एंटीसीडेंट था क्रिएशन ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट का। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये हेल्ड हुई थी बेंडिंग में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है बेंडिंग एशियन अफ्रीका, जिसको अप्रैल 1824 1995 में हुआ था। इसके अंदर 29 हेड्स ऑफ स्टेट्स को इसके अंदर आए थे। ठीक है, याद रखिएगा आज की डेट में इसमें 50 से ज़्यादा मेंबर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रिंसिपल है दैट वुड गवर्न रिलेशंस अमंग लार्ज एंड स्मॉल नेशंस। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई जिसके अंदर जो गवर्न करता है लार्ज एंड स्मॉल नेशन दोनों को, और जिसको कहा जाता है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ बेंडिंग। ठीक है, 10 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिसको 10 प्रिंसिपल्स ऑफ बेंडिंग कहा जाता है, और इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, जिसको प्रोक्लेम किया गया था एट दैट कॉन्फ्रेंस। इसी कॉन्फ्रेंस में इस प्रिंसिपल के अंदर अडॉप्ट किया गया था कि लेटर की जो मेन गोल्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब पाकिस्तान हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द डेलिबरेशन ऑफ नेम हैज़ अ गेस्ट अंटिल इट्स अजम्पशन ऑफ फुल मेंबरशिप ड्यूरिंग 1979 हवाना समिट। ठीक है, तो पाकिस्तान इसमें हवाना समिट जब 1979 में हुई थी तब इसमें ऐड हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों इसके मेंबर हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द PM केयर फंड। तो कोविड-19 के कारण PM केयर फंड काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो आपको इसके ऊपर दो स्टेटमेंट्स है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है द फंड इज एडिशन टू द वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो गेट्स अ बजटरी सपोर्ट फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। कि ये जो फंड है इसके अतिरिक्त इसमें जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है जिसके अंदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को रखा जाएगा, साथ ही साथ इसमें बजटरी सपोर्ट भी दिया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट से। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है इट कैन एक्सेप्ट डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन फॉरेन कंट्रीज। कि इसके अंदर ये भी डोनेशन रख सकते हैं, कि मतलब रखा गया है कि जो कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वो भी यहाँ पे डोनेट कर सकती हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ध्यान से पढ़िएगा। करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट नहीं पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है।
आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, वन बाय वन चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या ये जो फंड में इस फंड में जो कंट्रीब्यूशन है वॉलेंट्री होगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के जरिए। तो देखिए ये यहाँ तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इसके में जो मतलब कंट्रीब्यूशन बताया गया, ये वॉलेंट्री बताया गया, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दोनों को, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि आपको बजटरी सपोर्ट दिया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या एक्सेप्ट डोनेशन, इट कैन एक्सेप्ट डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन फॉरेन कंट्रीज, कि इसके अंदर डोनेशन और कंट्रीब्यूशन दोनों को लिया जाएगा, जो इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेन कंट्रीज़ में। ठीक है, वहाँ जो बेस्ड है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर ये सारे प्रावधान रखे गए हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीएम केयर फंड, तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहता है। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, ये भी याद रखिएगा, ऐसा कोई मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पीएम केयर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, पीएम केयर इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और फंड था जिसको इसके पहले बनाया गया था 2011 में, उसका नाम मुझे बताइएगा। वो भी पीएम केयर की तरह ही था, बट इसको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से पीएम केयर फंड को बनाया गया है। ठीक है, उस फंड का यूज़ भी इसके लिए पहले सिटीजन के लिए ही किया जाता था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया मतलब इस समय ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसको यूज़ नहीं कर रही है। कमेंट में बताइएगा वो कौन सा फंड है। ठीक है, गूगल करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी एनएसओ के द्वारा हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, मोर देन 90% ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, की जो कम से मतलब 90% से ज़्यादा जो चिल्ड्रन है इंडिया के अंदर, ये वैक्सीनेट किए गए हैं अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से। सेकेंड है, अक्रॉस द कंट्री 3/4 ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स आर फुली इम्यूनाइज। ठीक है, कि पूरी कंट्री में 3/4 ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, ठीक है, जो 5 साल से कम है, वो पूरी तरीके से इम्यूनाइज हैं, मतलब अच्छे तरीके से स्वस्थ हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सबसे पहले जो हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट है, ठीक है, एनएसओ, इसको एनएसओ ने ही पब्लिश किया है, और ये 75th राउंड ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, जिसको एनएसओ को क्या कहा जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे, जो दो ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। मुझे कमेंट में बताइए, इसके पहले मैंने बताया है कि जो एनएसओ है ये किस किस से मिलकर बना है, ठीक है, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा आपको, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कोई बात नहीं, शायद बहुत सारे स्टूडेंट जो नए जुड़ते हैं वो भूल जाते हैं। चलिए पहले बता देता हूँ, उसके बाद आप देखते हैं। जो एनएसओ है, ठीक है, एनएसओ जो बनकर बना है ये सीएसओ, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और जो आपका एनएसएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है, सॉरी, नेशनल सर्वे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इससे मिलकर बना है। तो सीएसओ प्लस एनएसएसओ से मिलकर नेशनल सैंपल सर्वे बना हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जो 94% ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है, इंडिया के अंदर, उनको कहा जाता है ये वैक्सीनेटेड किए गए हैं बीसीजी वैक्सीन के द्वारा, ठीक है। इसमें सिंगल डोज शॉर्टली आफ्टर बर्थ के दिया जाता है, और जो प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को ट्यूबरकुलोसिस से, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद जो बताया गया है इस रिपोर्ट में कि 59.2% चिल्ड्रन है अंडर 5 ईयर्स, ये इम्यूनाइज है पूरी तरीके से, ना कि 90% है, ठीक, वो जो 3/4 है। तो अगर 3/4 भी निकालते हैं तो भी 59.2% उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी वहाँ पर, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके इम्पॉर्टेंट जो सेंट्रल हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो पोर्टल डेटा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें ये भी क्लेम किया गया था कि फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है 2017-18 स्टूड एट 86.7% था, ठीक है, वहाँ पे 86.7% था। और जो रिसेंटली अभी डेटा पब्लिश किया गया है इसमें थोड़ा सा कम बता रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी हेल्थ में ज़्यादा फोकस देने की बात की जा रही है। तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 3/4 नहीं है, 59.2% है। आपको अकाउंट भी करेंगे तो ये उसमें से कम ही निकलेगा, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहो तो जो मोर वर्क नीडेड है, कहाँ कहाँ जरूरत है, ठीक है। तो जो परसेंटेज चिल्ड्रन इम्यूनाइज किस तरीके से, जो बीसीजी जिनको वैक्सीन दी जाती है 94.1%, पोलियो बर्थ डोज 93.9%, इस तरीके से दिया जाता है पोलियो वैक्सीन के लिए। और जो डीपीटी, जो आपका पेंटावैलेंट वैक्सीन होती हैं, ये इनको दिया जाता है ताकि अच्छे तरीके से जो मिसल्स होती हैं, डीपीटी जो बीमारीज होती हैं, उनको दूर किया जा सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। नेशनल सैंपल सर्वे की 75th रिपोर्ट, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, द थीम ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020 इज लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ठीक है, कि जो थीम है इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020 की, इसकी ये है कि लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। सेकेंड है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इक्वलिटी एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, क्योंकि जो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है उसका एक पार्ट है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। सबसे पहले कि इसके अंदर क्या जो थीम बताई गई कि लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, क्या यही थीम है? तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जो अभी इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020 सेलिब्रेट किया गया है, इसके अंदर जो थीम दी गई है वो लिटरेसी पे फोकस करने के लिए बताया गया ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। साथ ही साथ क्या जो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सस्टेनेबल जो क्वालिटी एजुकेशन है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है? जी बिल्कुल पार्ट है। ठीक है, तो ये जो आपका SDG गोल 4 है, ठीक है, जिसको क्वालिटी एजुकेशन कहा जाता है, उसका पार्ट है। याद रखिएगा, आंसर तो आपका सी हो गया, सी विल बी राइट आंसर। कुछ और चीज़ें अगर देखेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ें दी हुई हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा प्राप्त करने का हमारा एम है, ये 2030 एजेंडा है। ठीक है, तब तक हमको अपने सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एक्वायर कर लेना है। ठीक है, कमेंट बताइए कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है इसका जो एम रखा गया है ये कब रखा गया है और इसको स्टार्ट कब किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है रियल मैंगो सॉफ्टवेयर हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट डज इट रिलेट टू। ठीक है, तो रियल मैंगो एक सॉफ्टवेयर है, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो आपको बताना है किससे रिलेट करता है। ऑप्शन ए आइडेंटिफाइड डिफरेंट मैंगो वेराइटीज़ थ्रू पिक्चर, कि पिक्चर्स के जरिए डिफरेंट मैंगो की वेराइटीज़ को चेक करना, आइडेंटिफाई करना। ऑप्शन बी इनलीगल सॉफ्टवेयर फॉर रेलवे टिकट बुकिंग, कि जो रेलवे की टिकट बुकिंग की जाती है उसके लिए इनलीगल एक सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ किया जा रहा है। एंड ऑप्शन सी फॉर कोविड-19 टेस्टिंग मॉनिटरिंग, की जो कोविड-19 की जो टेस्टिंग होती है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए है। एंड ऑप्शन डी न्यू डिफेंस स्पाई सॉफ्टवेयर फॉर मॉनिटरिंग चाइनीज़ मूवमेंट ऑन LAC, कि LAC के ऊपर जो एक नया जासूसी डिफेंस तौर पे सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि रेलवे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, इस रियल मैंगो इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर जो है इसके ज़रिए इसका यूज़ करके टिकट की काफ़ी ज़्यादा बुकिंग कर रहे हैं, वो भी उसका इनलीगल मिस यूज़ करके, कि जो उसमें कैप्चा मिलता है जहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, जिसके ज़रिए जो कैप्चा ट्रांसफ़र करके उस कैप्चे को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कैप्चा तो कॉपी कर लेते हैं, साथ ही साथ जो OTP आता है वो भी उसका मिसयूज़ किया जा रहा है बाय दिस रियल मैंगो सॉफ्टवेयर। तो ये टिकट बुकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है। तो इनलीगल सॉफ्टवेयर फॉर रेलवे टिकट बुकिंग, तो रेलवे की जो टिकट बुक करने के लिए एक इनलीगल सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ऑप्शन बी हो गया, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रियल मैंगो, रेयर मैंगो, 2 प्रकार से इसका नाम है, इसको बुलाया जाता है। ठीक है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अभी इसको बस्टेड किया है, मतलब इसके बारे में बताया है कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और जिसके अंदर ये पाएगा कि बाईपास किए जा रहे हैं कैप्चा। ठीक है, कैप्चा बाईपास किए जा रहे हैं, कि सेम कैप्चा का यूज़ करके उसी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, सिंक्रोनाइज़ किया जा रहा है बैंक OTP को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, 2 स्टेटमेंट यहाँ, सॉरी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज होस्टिंग द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, कि अभी किसने फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट को होस्ट किया है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन बी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल सोलर एनर्जी, एंड ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसने अभी रिसेंटली फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट को होस्ट किया है। ठीक है, राइट आंसर सी हो गया। और जो आपका सोलर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कुछ लिखते हैं मेंस में, तो वहाँ पे आप इस तरीके की समिट को डाल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ब्रिंग करना जो स्पॉटलाइट ऑन स्टेट ऑफ द अर्थ टेक्नोलॉजीज़ है, आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, एज वेल एज जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको प्रोवाइड कराना
इम्पेटस करना और ज़्यादा, जिसमें ग्रोथ और प्रोपोगेशन बढ़ाया जा सके सोलर एनर्जी का ग्लोबली, ठीक है। तो ग्लोबली सोलर एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करने के लिए क्या किया जा रहा है, इस समिट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि थोड़ा सा सोलर पे रिन्यूएबल सोर्सेज पे आप फोकस करिए रेदर देन जो हमारे कोल कंबशन वाले सोर्सेज होते हैं उनकी जगह, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है इसीलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो SVEP ये जो प्रोग्राम है इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट है, इट इज़ अ सब स्कीम अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, जिसको NRML कहा जाता है। एंड सेकेंड है, इट प्रमोट इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्राइजेस मेजॉरिटी इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है, कि ये प्रमोट करता है इंडिविजुअल ग्रुप और एंटरप्राइजेस मेजॉरिटी को इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर के अंदर। तो आपको एक सेकेंड, ओके, आई होप आपने इसमें अच्छे से सुन लिया होगा। इसमें से आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन D नाइदर 1 नॉर 2। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सबसे पहले जो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जिसको SVEP कहते हैं, ये इम्प्लीमेंट इसको किया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM कहा जाता है, ठीक है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक सब स्कीम है जिसको 2016 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल करेक्ट दी गई है कि इसको इंप्लीमेंट करने वाली कौन सी एजेंसी है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। सेकंड, क्या ये प्रमोट करती इंडिविजुअल और ग्रुप एंटरप्राइज मेजरली इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर के अंदर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने का आपका राइट आंसर तो C हो गया। ओके, कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो अदर की एरिया है जिसमें प्रमोट किया जाएगा ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को इसके अंदर SVEP ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है, ताकि मॉनिटर एंड मैनेज की जा सके कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सनस के अंदर, अप्रेज की जा सके, मतलब और ज़्यादा मूल्यांकन किया जा सके। SVEP जो लोन एप्लीकेशंस होते हैं एंड एक्ट एज अ रिपोजिटरी ऑफ एंटरप्राइज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द कंसर्न ब्लॉक, ठीक है। तो जो भी ब्लॉक्स रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं, ठीक है, कि विलेज के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या क्या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराना है, जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उन सभी चीज़ों को इसके अंदर रखा जाएगा, उनको इसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल और जो ग्रुप एंटरप्राइजेस हैं दोनों को इसको प्रमोट किया जाएगा, उनको और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर के अंदर हेल्प की जाएगी। तो ये इसका मेन एम है, याद रखिएगा, जो मेंस में लिखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी हेल्ड स्वनिधि संवाद ऑन 9 सितंबर 2020 विद स्ट्रीट वेंडर फ्रॉम विच स्टेट। तो अभी इसको PM ने, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, इन्होंने किस स्टेट में लॉन्च किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन B बिहार, ऑप्शन C आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन D मध्य प्रदेश। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 है, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर अभी PM ने स्वनिधि संवाद स्कीम को लॉन्च किया है। तो जो भी बच्चे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो वो इस स्कीम के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो मेंस में लिखने के लिए अगर आप MPPSC का पेपर देते हैं तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो जो PM स्वनिधि स्कीम है इसको 1 जून 2020 से जो हेल्प पुअर स्ट्रीट वेंडर्स को इम्पैक्टेड होते COVID-19 से, उसके लिए चालू कर दिया गया। इसको रिज्यूम लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ के लिए कहा गया है, ठीक है। और 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर वे रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश। इसके अंदर 4.5 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं और विथ मोर देन 4 लाख वेंडर हैविंग बीन गिवन आइडेंटिफिकेशन एंड वेंडर्स, ठीक है, उनको उनके आइडेंटिफिकेशन उनका लिया जा चुका है 4 लाख वेंडर्स का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, तो इसके लिए आप मेंस में लिखने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस अ पार्टनरशिप विथ लिंक्डइन टू प्रोवाइड एक्सेस टू फ्री लर्निंग रिसोर्सेज फॉर डिजिटल स्किल्स दैट आर इन डिमांड टुडे इकोनॉमी, ठीक है। तो अभी किसने इनमें से अनाउंस किया कि पार्टनरशिप करेगा लिंक्डइन से, ताकि प्रोवाइड किया जा सके एक्सेस जो लर्निंग रिसोर्स है डिजिटल स्किल्स के लिए, ठीक है, जो डिमांड है आज रिसेंट इकोनॉमी की। ऑप्शन ए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन B FICCI एंड ऑप्शन D लार्सन एंड टर्बो एंड ऑप्शन D नीति आयोग। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लिंक्डइन के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए, मतलब उसके साथ एक न्यू स्टार्टअप चालू करने के लिए बात की जा रही है, ताकि जो स्टडी है ड्यूरिंग COVID-19 इसको और अच्छे से बढ़ाया जा सके, ताकि जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट की जा सके, उसको और अच्छे से उसमें एक्सेस प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। इसमें टोटल 10 लर्निंग पास है, कंसिस्ट करता है 140 कोर्सेज, जिसके अंदर अवेलेबल कराए जाएंगे फ्री ऑन स्किल
ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म अंटिल March 31, 2020 तक, ठीक है। और ईच लर्निंग पाथ जो इंक्लूड किया जाएगा सीरीज बाय वीडियो कंटेंट, ठीक है, वीडियो कंटेंट द्वारा इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोनॉमी परस्पेक्टिव से। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छे तरीके से पसंद आए होंगे। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना भी आपका स्कोर आया कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। 6 से कम आया तो एक बार वीडियो को हाफ एन आवर के बाद रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और जिसका अगर 7 से मतलब 6 से ज़्यादा स्कोर आया है तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आप सभी को 24 आवर्स में एक बार फिर से इसको रिवाइज़ करना, ठीक है। रिसेंटली बहुत जल्दी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम टेलीग्राम पे भी अपना एक ग्रुप बनाने वाले हैं, वहाँ पे भी आप हमसे फिर जुड़ सकते हैं। ओके, सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ओके, ताकि आपको इसके रिगार्डिंग न्यू अपडेट्स अच्छे तरीके से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।